उधर, वो उधर क्या है? उसने पार्किंग लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने अचानक उसका गिरबान छोड़ दिया। फिर मैंने उसे लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरते हुए देखा और बरामदे से नीचे जोर लगा दी। मैं दीवाना वार आगे बढ़ता चला गया कि अचानक एक स्याह सुडान कार कच्चे रास्ते पर तेजी से उछलती हुई पार्किंग लॉट से बरामद हुई और मुझे विंडशील्ड से स्टीयरिंग के हक में वही बदमाश A2 बैठा हुआ नजर आया। उसे बेशतर कि उसके बारे में कुछ सोचने की नौबत आती, वर्दीपोश A2 ने स्टीयरिंग काटा और स्याह कार किसी दरिंदे की तरह कुर्राती हुई मेरी तरफ आने लगी। मेरे औसान खता हो गए। वो कच्चा रास्ता बिल्कुल हमवार था। कहीं कोई ऐसी ऊंची नीची जगह नहीं थी जहां चढ़कर मैं खुद को उस मशीनी हमले से महफूज रख सकता। वापस बरामदे तक पहुंचने से पहले ही वो पीछे से मुझे रोंदता हुआ गुजर जाता। मेरा दिल कनपटियों में धड़कने लगा और मैं इधर उधर भागने के बजाय किसी जहरजदा मामूल की तरह अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया। दिमाग एकदम सुन्न होकर रह गया था। फिर अचानक एक बेआवाज फायर हुआ और सियासतदान की विंडशील्ड चूर चूर हो गई, लेकिन गोली के गुजरने के मकाम पर पैदा होने वाले सुराग के अलावा बाकी तमाम टुकड़े अपनी जगह कायम रहे, जिनके आर बार देखना नामुमकिन होकर रह गया था। उस सूरत-ए-हाल ने कार ड्राइव करने वाले को बौखला दिया और सेडान एक तेज झटके के साथ मुझसे चंद फुट दूर रुक गई। मेरी खोपड़ी पर जमती हुई बर्फ यकलक पिघलने लगी। अपने कमरे से मैं तनहा ही नीचे नहीं आया था, बल्कि सुल्तान शाह भी अपने असलहा समेत मेरे पीछे आया था। और जब मैंने मेरे जान के कमरे में 3 बावर्दी पुलिस अफसरान में से A2 को शनाख्त किया तो अपने रद्द अमल में हैरत की इजहार से आगे बढ़ने भी ना पाया था कि सुल्तान शाह ने सूरत-ए-हाल की नजाकत भांप कर मेरे अकब से A2 पर फायर झोंक मारा था। अब ये इत्तेफाक ही था कि उसका निशाना खता गया और A2 को वहां से निकल भागने का मौका मिल गया। फिर भला ये कैसे मुमकिन था कि सुल्तान शाह उसके ताक़ुब में मुझे तनहा छोड़ देता? यकीनन वो मेरे पीछे मौजूद था और उसी ने बर वक्त गोली चलाकर A2 के लिए उस गाड़ी में फरार होना नामुमकिन बना दिया था। वही नहीं ऐन मुमकिन था कि उसके साथ होटल का मैनेजर और उसका अमला भी मौजूद होता। उलझन की बात बस इतनी थी कि मैंने आधा पुलिस अफसरान की वर्दियों में A2 के अलावा मजीद 2 अफराद को वहां देखा था और वो यकीनी तौर पर A2 के साथ ही थे। उस भगदड़ में उन्हें यकीनी तौर पर फरार का मौका मिल गया था, वरना वो सुल्तान शाह वगैरह को यूं खुली छुट्टी न देते। उन दोनों को पूरा यकीन रहा होगा कि A2 को रोकना नामुमकिन होगा, फिर वो क्यों वहां रुक कर किसी चूहेदान में फंसने का इंतजार करें। मेरे ज़हन ने किसी बर्क रफ्तार कंप्यूटर की तरह आनन फानन में वो सारा तजिया कर लिया और मैंने वक्त ज़ाया के बगैर स्याह सेडान की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बढ़कर ड्राइविंग सीट के दरवाजे पर पोजीशन लेना चाही थी ताकि A2 को नीचे उतरते ही गर्दन से दबोच लूं, लेकिन मेरे वहां पहुंचने पर भी दरवाजे में चुंबश न हुई तो मेरा माथा ठिनका। मैंने झुककर खिड़की के शीशे में से झांका तो A2 उजलत में दूसरी समत के दरवाजे से नीचे उतर चुका था। अभी मैं कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक फिर एक फायर हुआ और उस बार कार की दूसरी समत से एक बेसाख्ता चीख उभरी थी। शायद उस बार सुल्तान शाह का निशाना कारगर रहा था। मैंने दौड़ लगाकर दूसरी समत में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैं डिग्गी तक ही पहुंचा था कि कार के सामने एक शदीद धमाका हुआ और फिजा में कसीफ धुएं की चादर फैल गई। वो बदमाश हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था और अपने फरार की राह मसदूद पाकर उसने धुएं के बम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि धुएं की चादर के पार सुल्तान शाह होटल के अमले समेत मौजूद था। उन लोगों के लिए उस कसीफ धुएं से गुजरना नामुमकिन था, क्योंकि धुएं की जद में आते ही तनफ्फुस का निजाम नकारा हो जाता और ऐसी हमाकत करने वाला दम घुटने के सबब आनन फानन में बेहोश हो जाता। धुएं के दूसरी जानब A2 की आड़ में जमीन पर पड़ा दूसरे दस्ती बम को दाहिनी हथेली पर तोड़ रहा था और मैं उसके हक में मौजूद था। मेरे लिए वो मरहला फैसला कुन था। मैं किसी चीते किसी मकारी के साथ बेआवाज कदमों के साथ आगे बढ़ा और इस असना में A2 ने दूसरा बम भी सामने उछाल दिया। धमाके से जमीन लर्ज उठी और स्याह धुएं की चादर की उस पार देखना नामुमकिन होकर रह गया। फिजा में फैले हुए धुएं के असरात से A2 खांस रहा था, मगर मैं हल्क सीने और आंखों में शदीद जलन के बावजूद कोई आवाज पैदा किए बगैर ऐन उस वक्त A2 पर टूट पड़ा जब वो एक थैला समेट कर जमीन से उठ रहा था। मेरे नागानी हमले के बायस लहजा भर के लिए वो मेरे नीचे दब कर रह गया, मगर अगले ही लम्हे में उसने अपने घुटनों पर जोर देकर मुझे एक झटके के साथ अपनी पुश्त पर से दूर उछाल दिया। A2, जिसका नाम मेरे लिए बरसों से एक हैबत बना हुआ था, उस वक्त मेरे साथ दू बदू मुकाबले में मसरूफ था और मेरी दस्तरस में था। मैं जमीन से लगते ही फुर्ती के साथ उठा और दोबारा उस पर जा पड़ा। मैंने कब से उसके दोनों शानों को गिरफ्त में लेकर अपनी पूरे वजूद को फिजा में उछालकर बेशाना कुव्वत के साथ उसके सर के पिछले हिस्से पर टक्कर रसीद की। वो टक्कर खाते गुर्रा कर नीचे झुकता चला गया और मैं तवाजुन बरकरार न रखते हुए उसके ऊपर से उड़ता हुआ आगे जा गिरा। उस वक्त वो चाहता तो बासानी मुझे गहरी रिज़्क पहुंचा सकता था, लेकिन उससे सूरत हाल की नजाकत का पूरा एहसास था। धुएं के बम फेंक कर उसने एक रास्ता मजदूद कर दिया था, लेकिन होटल के अमले की मदद से लोग दूसरी तरफ से उसे घेर सकते थे। यूं गुजरता हुआ हर लम्हा उसके लिए
फरार की इम्कानात महदूद कर रहा था। उसने मेरी गर्दन पर पैर रखने की कोशिश करते हुए अपने थैले से यके बाद तीसरे 3 दस्ती बम निकालकर मुख्तलिफ सिमतों में उछाल दिए। शायद उस तरह वो लोगों में हरास फैलाकर उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस्मानी तौर पर मुझसे बहुत ज्यादा बरतर न होने के बावजूद उसके वजूद में किसी गैंडे किसी तवानाई ओद कर आई थी। उसकी पिंडली मेरी गिरफ्त में आकर एक झटके से निकल गई और मेरे हाथ में पतलून के पांचे से फटा हुआ एक चीथड़ा दबा रह गया। उसे बेचकर के मैं जमीन से उठता, एटू ने एक तरफ दौड़ लगा दी और मेरे देखते ही देखते किसी धुएं के स्याह बादल में घुसता चला गया। मैं हर तरफ से धुएं में घिरा हुआ था और सिमतों का एहसास मादूम हो चुका था, मगर फिर स्याह सेडान पर नजर पड़ी तो मुझे एटू की हाजिर दिमागी की दाद देना पड़ी। वो घबराहट के आलम में भी उस तरफ भागा था जिधर पार्किंग लाट वाक़ था। धुएं के बढ़ते हुए असरात इस कदर अजियतनाक थे कि मैं उसके पीछे धुएं की चादर अबूर करने की हिम्मत न कर सका और वही कार से टिक कर बुरी तरह खांसने लगा। उसी दौरान में मुझे एहसास हुआ कि एटू वहां एक खौफनाक हंगामा बर्पा करने के बावजूद साफ बच निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन मैं सख्त दुश्वारी में मुब्तला हो गया था। मेरे चारों तरफ जहरीले धुएं का हिसार कायम था। मैं उसमें घिरा फिजा साफ होने का मुंतजिर था, लेकिन होटल के अहाते में होने वाले उन हलनाक धमाकों के नतीजे में किसी भी लम्हे असल पुलिस फोर्स वहां पहुंच सकती थी। ये इम्कान भी था कि होटल के हमले के ही किसी रुकन ने फोन पर पुलिस से मदद तलब कर ली हो। ऐसी सूरत में मफरूर मुजरिमों की तलाश के सिलसिले में पुलिस की सारी तवज्जो मेरी और सुल्तान शाह की जात पर मरकूज हो जाती और हमें बदतरीन हवालाती तफ्तीश से जान बचाना मुहाल हो जाता। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही था कि पुलिस की आमद से पहले हम दोनों वहां से फरार हो जाए। ये ख्याल आते ही मैं अपनी सारी तकलीफ भूलकर एटू की छोड़ी हुई सेडान में सवार हो गया। चाबी इग्निशन में मौजूद थी, लेकिन अगला शीशा रेजा रेजा हो जाने के बाद पत्थर की दीवार बन गया था जिसकी दूसरी तरफ देखना नामुमकिन था। मैंने अपने पैर से जूता उतार कर उस टूटे हुए शीशे पर चंद जरबे लगाई और बेशतर टुकड़े कार के अंदर या बानट पर जा गिरे। बस चारों तरफ रबर में फंसे हुए टुकड़े अटके रह गए, लेकिन कार अब ड्राइविंग के काबिल हो चुकी थी। इंजन स्टार्ट करते ही मैंने हेडलैम्प ऑन किए और हार्न बजाते हुए महज अंदाजे की बिना पर कार तेजी से आगे बढ़ा दी। धुएं के गाढ़े बादल जमीन से लगे हवा के रुख पर धीमे धीमे होटल की इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से गुजरते हुए टूटी हुई विंडशील्ड में से धुआं अंदर दाखिल हुआ। मैंने सांस तो रोक लिया, मगर नतनों और आंखों की सोजिश ने उन चंद सानियों ही में मेरी बुरी हालत कर दी। मैं दूसरी तरफ निकला तो धुएं की जद से दूर मुसाफिरों, होटल के अमले और तमाशाइयों का एक जमे गफीर मौजूद था। हर चेहरे पर खौफो, हिरास और तशवीश के आसार दूर ही से पड़े जा सकते थे। मुझे उस हिसार से बरामद होते देखकर सुल्तान शाह होटल के मैनेजर को बाजू से थामे तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैंने कार रोक दी। मुझे हैरत थी कि मजमा में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उतरो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। करीब आकर उसने तहक्कुम अमेज़ लहजे में कहा। वो ना भी कहता तो उस वक्त मुझ पर धुएं के असरात इस हद तक गालिब थे कि शायद मैं होटल से निकलते ही हर कतरा मोल लेकर ड्राइविंग सीट उसके हवाले कर देता। पीछे बैठ जाओ, उसके साथ ही जल्दी करो, अभी वो दूर न गया होगा। मैं उतरते ही सुल्तान शाह ने मैनेजर को टहोका मारकर तुरश लहजे में कहा और वो बुखलाकर जल्दी से पिछली सीट में घुस गया। मैं उसके पहलू में बैठा और सुल्तान शाह ने हारन बजाते हुए कार तेजी के साथ आगे बढ़ाती। मजमा कार को रास्ता देने के लिए काय की तरफ फटता चला गया। इसे क्यों ले आए? मैंने कार के सड़क पर आते ही नाखुशगवार लहजे में सुल्तान शाह से सवाल किया। मैंने इसे बता दिया था कि पुलिस की वर्दियों में आने वाले दरअसल खतरनाक मुजरिम है और हम दोनों को इन हुई की गिरफ्तारी के लिए CIA हेडक्वार्टर से भेजा गया है। ना बताता तो शायद ये लोग मुझे ही काबू कर लेते। सुल्तान शाह ने नहायत चालाकी के साथ अपनी लाइन मुझे समझा दी थी। मैंने खास कर पहलू बदला और मैनेजर की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो तीनों तुम्हारे पास क्यों आए थे? मेरा कोई कसूर नहीं है जनाब, मैनेजर के गियाते हुए मुदाफाना लहजे में बोला। मेरी जगह कोई भी होता तो वर्दियों से धोखा खाया जाता। SSP तो बहुत बड़ा अफसर होता है, होटल वालों की तो ASI से भी रूह फना होती है। जब और जिस जुर्म में चाहे हमें बंद कर सकते हैं। हमारा काम ही कुछ ऐसा है। काम की बात करो। मैंने संभाला लेकर उसे अफसराना शान से फटकारते हुए कहा, ये सब बात की बात है। वो मुसाफिरों को क्यों चेक करना चाहते थे? मुझसे कहा गया था कि उनकी इतलात के मुताबिक बैरूनी शहर से आए हुए कुछ इश्तिहारी मुजरिम शहर के किसी होटल में रुपोश है। इस बारे में वो 3 होटलों की चेकिंग के बाद हमारे पास आए थे। हम दोनों को खास तौर पर बुलवाया गया था। नहीं, उसने गड़बड़ा कर कहा। रजिस्टर में जिन नामों के सामने इंदराजात नामुकम्मल थे सभी को बुलवाया गया था। सिर्फ मेरे 3 गैर मुल्की मेहमान इस पेशी से बच सके थे, क्योंकि गैर मुल्कियों के मामले में हम खासी एहतियात बरतते हैं। मेरी दानिश में इसे अपना दुम चला बनाए रखना बेसूद ही था। चंद सानियों की खामोशी के बाद मैंने चौंकनी की अदाकारी करते हुए कहा, हम इसी वक्त उनके दूसरे ठिकाने पर छापा मारेंगे। हमारे साथ तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। इस वक्त तुम्हारी होटल में मौजूदगी जरूरी है ताकि कोई मुकामी पुलिस पार्टी जाए वारदात पर पहुंचे तो तुम उसे हकायक से बाखबर कर सको।
अगर इब्तदा ही में वकूआ का गलत पर्चा कट गया तो तुम्हारे लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। बाकी आपने बहुत दूर का नुक्ता सोचा है। उसके चेहरे से ममनूनियत के आसार फट पड़े। हो सके तो हमारा सामान अपनी ही तहवील में रखना, वरना हम मकामी थाने से ही ले लेंगे। सुल्तान शाह ने हाथ लगाई। बहुत बेहतर जनाब, मैं आपका खादिम हूँ। वो एक लफ्ज पर बिछा जा रहा था। अपने तजुर्बे की बिना पर शायद उसे हमसे ऐसे शरीफाना रवैये की उम्मीद नहीं थी। सुल्तान शाह ने एक जगह गाड़ी रोकी और वो यूं सलाम करते हुए फुर्ती से नीचे उतरा जैसे उसे हमारा इरादा तब्दील हो जाने का खतरा लाहक हो। अब इस जनाजे से पीछा छुड़ाओ। मैनेजर के वापस पहुंचते ही पूरे शहर की पुलिस टूटी हुई विंडशील्ड वाली स्याह सेडान की तलाश शुरू कर देगी। गाड़ी हरकत में आने पर मैंने कहा, लेकिन ये हुआ क्या? मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये लोग इस कदर दीदा दलेर होंगे। उसने तायुर अमेज लहजे में कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि हमारी पुलिस इतनी सुरात के साथ हरकत में नहीं आ सकती, लेकिन मुझे ये कलक रहेगा कि हमें सामान छोड़कर भागना पड़ा है। खुदा का शुक्र अदा करो कि उनकी हद से ज्यादा खुद एतमादी हमारे काम आ गई, वरना वही दोनों अपने पिस्तौल निकाल लेते तो हमारा निशान भी न मिलता। वह हंसते हुए बोला, बुखलाहट में A2 के कदम उकड़ने की वजह से ये सब मुमकिन हुआ, वरना आज हमारा आखिरी दिन ना लगा था। मैंने कहा। उसके भागते ही उसके दोनों साथी मेरे आगे दौड़े थे, फिर अचानक बगली कली से निकल भागे। शायद उन्हें पूरा यकीन था कि A2 अपनी राह बना लेगा। मुझे खुशी है कि हमने उन्हें खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें तीनों ट्रांसमीटर से हाथ धोने पड़े हैं। मैं बिल्कुल ही अहमक नहीं हूँ, वो कहकर मारकर बोला। तुम्हारी तरह कभी कभी सोच विचार भी करने लगता हूँ। कमरे से निकलते हुए तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि नीचे हमारे असल दुश्मन मौजूद होंगे। असल पुलिस भी होती तो हमारा दोबारा कमरे का रुख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा तुम्हारे जाने के बाद मैंने तीनों ऑपरेटर्स और दूसरा बेआवाज पिस्तौल जेबों में उड़स लिया था, और वो अब भी मेरे कब्जे में है। अगर वो गाड़ी ड्राइव न कर रहा होता तो मैं बेख्तियार उसे गले से लगा लेता। टूटी हुई विंडशील्ड लोगों की तवज्जो का मरकज बन रही है। मैंने कहा, यह सर छोड़कर किसी मुजाफाती इलाके की तरफ निकल चलो, जहाँ इस गाड़ी को छोड़ा जा सके। मुझे अपना निशाना खता होने का अफसोस जिंदगी भर रहेगा। गाड़ी कच्ची सड़क पर न होती तो मेरी चलाई हुई गोली तुम्हारे दोस्त के फेंचे में उतरती। तुम्हें दिल गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि दूसरे फायर में तुमने उसे जख्मी कर दिया था और मज़ाहकाना अंदाज में हंस कर रह गया। गोली से वो खुद को साफ बचा गया था। उसने महज हमें धोखा देने के लिए चीख मारी थी। अगर मैं चीख सुनकर आगे दौड़ लगा देता तो अगले ही लम्हे मैं उसके फेंके हुए धुएं के बम्बों के टुकड़ों में लहू लुहान हो जाता। मालूम हो रहा था कि मुकाबले के इम्कानात उसके ज़हन में पहले से ही मौजूद थे। सुल्तान शाह ने एक जगह रास्ता बदलने के लिए गाड़ी मोड़ी और चंद सौ गज दूर चलने के बाद ही वो वाकया रुनमा हो गया, जिसे टालने के लिए मैंने सुल्तान शाह को रास्ता तब्दील करने का मशवरा दिया था। सड़क के किनारे मोटरसाइकिल के साथ ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ था और उसका बावर्दी सिपाही हाथ हिलाकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। हम दोनों की निगाहें चार हुई और सुल्तान शाह बोला, रुके बगैर गुजर जाते हैं। रुके तो ये किस्सा गले पड़ जाएगा। जो कार्रवाई एक आध घंटे बाद शुरू होने वाली है उसका आगाज इसी वक्त हो जाएगा। वो मोटरसाइकिल पर हमारा ताक़ुब करेगा। बेहतर होगा कि गाड़ी रोक लो, और अगर वो कट जेहती पर उतर आया तो। सुल्तान शाह ने कार की रफ्तार कम करते हुए कहा, देखा जाएगा। मेरे पूरे एतमाद लेने में कहा, ट्रैफिक में एक कानून राइज है, पैसा चलता है या फिर कानूनी दफात। सिग्नल ट्रैक पर दोनों का चलना मुहाल है। कुछ दे दिलाकर पीछा छुड़ा लेंगे, बशर्ते कि इस बार वर्दियां असली हूं। और उसे धीमे से कहा और फिर कार सड़क के किनारे रोक दी। उस सफर में कोई शुबा नहीं था कि टूटी हुई विंडशील्ड से कतई नजर स्याह सेडान बहुत शानदार कार थी, और हम दोनों का हुलिया उस वक्त कार के मयार से मुताबिकत नहीं रखता था। लेकिन उसके बावजूद सिपाही का सवाल सुलगा देने के लिए काफी था। किसकी गाड़ी उठा लाए हो? उसने तहकीर अमेज मुस्कुराहट के साथ चुपते हुए लहजे में सवाल किया। ससुराल से लाए है। मुझे पहले ही सुल्तान शाह बोल पड़ा, चाहो तो तुम्हें भी सैर करा देंगे, नीचे उतरो। सिपाही की गैर बार आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और वो दूसरी जानिब सुल्तान शाह वाली खिड़की के करीब बाहर खड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में उसका चेहरा मेरी निगाहों से ओझल था, लेकिन उसकी आवाज से उसके तेवरों का अंदाजा करना दुश्वार नहीं था। सुल्तान शाह बिला तवक्कुफ बेपरवायाना अंदाज में नीचे उतर गया। मुझे भी नीचे आने में उजले से काम देना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं सुल्तान शाह की मुजोरी कोई बड़ी दुश्वारी न खड़ी करते। गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, कांस्टेबल ने गुराते हुए कहा। सार्जेंट हमसे चंद गज दूर लातालकाना अंदाज में कड़ा खला में कुछ तक रहा था। उसकी उदासी से जाहिर हो रहा था कि उस वक्त तक उसे अपने फराइज की बजावरी में खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई थी। संतरी बादशाह से बहस मत करो, मैंने मुदाखलत करते हुए तुरस लहजे में सुल्तान शाह को फटकारा। वो जो कुछ मांग रहे हैं कानून के मुताबिक मांग रहे हैं। गैर इरादी तौर पर सिपाही की गर्दन कदरे अकड़ गई और उसने मशीनी लहजे में एक मरतबा फिर अपना सवाल दोहरा दिया। विंडशील्ड टूटी हुई है, कहीं गाड़ी छोड़ते
तो कागजात चोरी हो सकते थे। इसे घर ही में छोड़ आए हैं, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। हमसे कसूर क्या सरजद हुआ है जो कागजात की जरूरत पेश आ गई? कानून कागजात मांगता है, वंदत ने बुलाकर जारहाना लहजे में बोला। उसे विंडशील्ड से कोई गर्ज नहीं, वो सालिम हुई या टूटी हुई, कागजात साथ होने चाहिए। क्या बात है गुलाम नबी, ट्रैफिक सार्जेंट ने दूर ही से हाँक लगाई। शायद वो गाड़ियां गिनते गिनते उकता गया था। सर कागजात और लाइसेंस के बगैर लाट साहब के बच्चे सड़क पर गाड़ी चला रहे। उसने फौरन ही जवाब दिया, फिर तहकमाना लहजे में हमसे मुखातब हो गया। चलो उधर पर्चा कटेगा तुम्हारा। सुल्तान शाह की जेबें कदरे फूली हुई थी, लिहाजा मैंने आंख के इशारे से उसे वही रोक दिया और खुद सिपाही के साथ आगे बढ़ गया। ट्रैफिक सार्जेंट उस असना में अपनी चालान बुक संभाल चुका था। कागजात वगैरह सब मौजूद है, मोहलत दे तो 15 मिनट में ले आऊंगा। इब्तदाई सवाल जवाब के बाद मैंने मुआज़त खाना अंदाज में कहा, सार्जेंट हल्के बल को रहा, मैं तुम्हारा नौकर हूं जो यहाँ खड़ा रहूंगा। मेरा खून खोल गया। सारी खराबी यही थी कि आवाम के टैक्सों पर पलने वाले सरकारी एहलकार खुद को आवाम का खादिम के बजाय आका समझने लगे थे और अपने उस मनसब से नीचे आने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो नाजुक मौका किसी तकरीर के लिए साजगार नहीं था। लिहाजा ने नरम लहजे में कहा, फिर मजबूरी है, जो चाहे कर ले। नाम क्या है? उसने कलम संभालते हुए सवाल किया। सर चालान से तो कुछ भी ना होगा। गुलाम नबी को गालबन कोई नया नुक्ता सोच गया था। सार्जेंट ने किताब से निगाहें हटाकर उसकी तरफ देखा। क्यों? हो सकता है कि गाड़ी चोरी की हो। ये तो पर्चा कटवा कर फरार हो जाएंगे। अभी तो हम थोड़ी देर यहीं खड़े हैं, इतनी देर में ये रिक्शा टैक्सी से जाकर कागजात ले आए तो ठीक है, वरना गाड़ी हम माल खाने में जमा करा देंगे। गुलाम नबी खासा घाघ और चालाक मालूम हो रहा था। उसने बिल्कुल वही कुछ कहा था जो मैं सोच रहा था। झूठे सच्चे नाम से चालान कराने में मेरा कोई नुकसान नहीं था। नई गाड़ी तो मैं खुद ही उससे गुलू खुलासी की फिक्र में था, लेकिन आसानी से रजामंदी की सूरत में गुलाम नबी की सालखोरदा खोपड़ी कोई और गुल खिला सकती थी। लिहाजा मैंने एहतजाज करते हुए कहा, यह सरासर ज्यादती है। हम दोनों में से एक यहीं रुक जाता है, दूसरा गाड़ी से जाकर कागजात ले आएगा। बक न कर ज्यादा, सार्जेंट ने आंखें निकाल कर कहा। बेशक दोनों चले जाओ, मगर गाड़ी यही रहेगी, वरना दोनों को गाड़ी समेत थाने ले जाकर अभी बंद कर दूंगा। फिर साबित करते रहना कि कार तुम्हारी है या चोरी की। न सिर्फ दलील बल्कि धमकी भी खासी कारगर थी। मैंने मायूसाना अंदाज में कार की चाबी सार्जेंट की तरफ बढ़ाई, जो गुलाम नबी ने दरमियान ही में उचक ली। 15 मिनट से ज्यादा देर हुई तो शाम 7 बजे थाने में ही मुलाकात हो सकेगी। पहले चलते चलते गुलाम नबी ने हाँक लगाई, मगर मैं पहले ही उसकी आंखों में तबुदार होने वाली हरिसाना चमक से उसकी नीयत का अंदाजा लगा चुका था। हमारी ये कमजोरी हाथ आ जाने की बिना पर वो और शायद उसका अफसर भी ड्यूटी को खैर बाद कहकर दिन का बाकी हिस्सा सेडान की सैर में गुजारने का फैसला कर चुका था और मैं दिल ही दिल में कार समेत उस मुसीबत से गुलखुलासी पर खुश था। क्या हुआ? मेरे करीब पहुंचती सुल्तान शाह ने सरसराती हुई आवाज में सवाल किया। कागजात घर से लाने पड़ेंगे, गाड़ी छोड़कर मैंने ऊंची आवाज में कहा। फिर सुरगोशियाना लहजे में बोला, जल्दी खिसक लो, गाड़ी से खुद बखुद चांद छूट गई है। हम दोनों वापस चल पड़े। क्या हम पर शुबा हो गया था उन्हें? कुछ दूर निकल आने के बाद सुल्तान शाह ने सवाल किया। बस बिला वजह की धोसते रहे थे। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि 15 मिनट तो दूर की बात है, हमारे ओझल होते ही वो गाड़ी ले जाएंगे। अगर वो वाकई हमारी मलकियत होती तो उसके वापस असूल में दांतों पसीना आ जाता। सब कुछ हुआ लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सुल्तान शाह ने मायूसाना लहजे में कहा। A2 अपने साथियों समेत साफ बच निकलने में कामयाब हो गया। अगर मुझे जरा भी अकल होती तो तुम्हारे पीछे तोड़ लगाने के बजाय मैनेजर के कमरे में A2 के साथियों को घेरने की कोशिश करता। उन्हें असलहा निकालने का मौका तक न मिल सका था। चूहों की तरह पकड़े जाते। मैं मुस्कुरा दिया। वो जरूर पकड़ जाता, मगर A2 शायद मुझे कुचलता हुआ निकल जाता। तुम्हारे बरवक्त फायर ने विंडशील्ड को नाकारा करके उसे रुक जाने पर मजबूर कर दिया, वरना वो मुझ पर गाड़ी चढ़ाने वाला था। जो होता है बेहतर ही होता है। कम अज कम ये तो मालूम हो गया कि पै दर पै भारी नुकसानात उठाने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जा होने पर वो मजबूर हो गया है और खुद हमारी तलाश में निकल खड़ा हुआ है। लेकिन चलावा है चलावा, कैसी दीदा दलेरी के साथ फरार हुआ है। उसने कहा उसके लिए कोई तीसरी राह ही नहीं थी। बच निकलो या ऐसी कोशिश करते हुए मारे जाओ। उसका फलसफा इस कदर रह गया था। सितारे साथ थे जो वो कामयाब हो गया, लेकिन हर बार ऐसा ना हो सकेगा। अब क्या इरादा है? उसने कदर तवक्कुफ के बाद सवाल किया।